हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सेकंड पार्ट है। हर बार की तरह इस बार मैंने आपके लिए एनिमेटेड वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि आज ये वीडियो एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बन रहा है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। तो मैंने जल्दी में ये वीडियो बनाया है क्योंकि जो मैं जिस तरीके की वीडियो मैं बनाती हूँ उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे एडिटिंग वगैरह करने में। तो आज मैं आपके लिए इस टाइप से ही हैंड रिटन वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड पार्ट ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर इसका बेसिक को समझ लिया जाए ना तो आप चुटकियों में किसी का भी एनर्जी डायग्राम आप बना सकते हैं। तो आप इसको बहुत बेसिक से समझिएगा। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। दो चीज़ों पर आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिपेंड करती है। और वो कौन सी दो चीज़ें हैं? नंबर ऑफ लिगेंड अप्रोचिंग पहली चीज़, दूसरी बात सिमेट्री ऑफ अप्रोच। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे ही मत समझ लो हवा में कि कुछ भी लिख रहे हैं हम। ठीक है, बहुत ही शानदार बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इतनी अच्छी बात है ना, आपको मज़ा आ जाएगा ये पढ़ के। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड अप्रोचिंग या सिमेट्री ऑफ अप्रोचिंग, ये दोनों चीज़ों पे सीएफटी डिपेंड करता है कि भाई कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल को। ठीक है, आपको पता है कि हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, मेटल पढ़ रहे हैं, मेटल पढ़ रहे हैं और लिगेंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ और उन मेटल जो मेटल अप्रोच कर रहे हैं उनकी सिमेट्री कैसे होने वाली, किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर है, क्या है वो। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं? इट डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करती हैं कि कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है। ठीक है, अभी आपको ये बात क्लियर नहीं होगी कि मैं आपसे क्या मैं क्या कह रही हूँ। कॉम्प्लेक्स का टाइप मतलब क्या बोल रहे हो आप? कॉम्प्लेक्स का टाइप मतलब कि एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नंबर ऑफ लीगेंड होंगे वो कितने होंगे? 6 लीगेंड है, राइट। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि उसकी जो सिमेट्री है वो किस तरीके से होगी? उसकी सिमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये होता है जिसके साथ 6 लीगेंड जुड़े हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, अब किसी भी स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमको उसके फॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तब आपको ये चीज़ आपके पल्ले पड़ेगी कि हाँ भाई क्या बोल दिया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब जो भी हमने पढ़ा अब उसको हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 6। ठीक है, इतना आप मानते हैं। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक्चुअली में फॉर्म कैसे होता है? मेरे कहने का मतलब है कि जब आप अपनी बुक में देखते हैं या जब आप बुक में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि इस टाइप से आप बना लेते हैं स्ट्रक्चर। हाँ या ना, हाँ या ना जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ना सो के ना वीडियो को मत देखा करो, जागो उसको। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ हाँ या ना। बुक में जब आप पढ़ते हैं तो आपको इसी टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। ये लीगेंड लगे हुए हैं, एल एल दिख नहीं रहे हैं, ये बिना कमर के लीगेंड दिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लीगेंड लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसी टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। डू यू अग्री और नॉट? यस। ठीक है, अग्री करो चाहे नहीं करो, ऐसे ही पढ़ते हो आप कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली में फॉर्म कैसे हो। अब हम देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे हो। ये बना दिया मैंने क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड के सेंटर में, हमेशा याद रखिएगा सेंटर में, मैं क्या बोल रही हूँ, सेंटर में। ये तो आप बना लेते हो बट एक्चुअल में है तो ऐसे ही है। इसके सेंटर में होता है आपका मेटल, राइट, क्लियर है। तो सेंटर में क्या है आपका? मेटल है। अब दूसरा सवाल आपका आता है कि लीगेंड कहाँ कहाँ पर होंगे? 6 लीगेंड आपको लगाना है। अब इस क्यूबॉइड में आपसे पूछूं कि कैसे ये 6 लीगेंड लगेंगे, तो ये लीगेंड कैसे अप्रोच करते हैं? ये लीगेंड अप्रोच करते हैं ऐसे, एक यहाँ पर आया, एक इस फेस में आया, एक इस फेस पर आया, एक इस फेस पर आया। कितने हुए? 1 2 3 4। तो अब देखिए, मैं आपसे, मेरा जो क्वेश्चन था, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो भाई मेटल बीच में रहता है क्यूबॉइड के, और ये जो लीगेंड लगे हुए हैं गोल गोल मैंने लीगेंड बनाए हैं, ये क्या है? सारे ये सारे लीगेंड है, राइट। ये जो है कहाँ कैसे अप्रोच करते हैं क्यूबॉइड के पास? ये उसके फेस सेंटर पे रहते हैं, मतलब उसके फेस पर रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसके 6 फेस पे अपन बना देंगे, राइट। अभी मैंने इसको ऐसे बनाया। तो आपसे अगर कोई भी कभी क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पर रहते हैं ये लीगेंड, तो ये आप क्या बोलोगे? दे अप्रोच
फ्रॉम फेस सेंटर। आप जानते हैं एक चीज अच्छी तरह से कि जब हम डी ऑर्बिटल पढ़ते हैं तो हमने डी ऑर्बिटल में क्या पढ़ा था? बोलते चलिए भाई, कमेंट करते चलिए। तो डी ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डू यू अग्री और नॉट? 5 ऑर्बिटल होते हैं, 4 5, ठीक है, बना लिए हमने 5। अब ये पांचों जो हैं, ये 5 ऑर्बिटल हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही मैंने आपको समझा दिया था कि जो पांचों ऑर्बिटल हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ये पांचों ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूट हैं 2 तरीके से। ये मैंने रैंडम बनाया, ऐसा नहीं कि इस तरह वाले को नॉन एक्सियल बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सियल और नॉन एक्सियल में ये डिवाइडेड होते हैं। तो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्सियल में लीगेंड कहाँ पर रहते हैं, तो आप बोलोगे एक्सियल में लीगेंड रहते हैं फेस सेंटर पर, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए नॉन एक्सियल में लीगेंड कहाँ पर रहते हैं, तो ये रहते हैं एज पर, एज सेंटर पर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, आप मानो चाहे ना मानो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फेस सेंटर मतलब किसी भी क्यूब का या कोई भी डब्बा उठा के देखते हो तो जो ऊपर वाला हिस्सा जो सामने अपन को दिखता है वो क्या है? वो फेसेस है। तो जो एक्सियल है, एक्सियल वाला कंडीशन कभी भी कहाँ पर रहता है? फेस सेंटर पर। और जो नॉन एक्सियल है वो कहाँ पर रहता है? एज सेंटर पर, मतलब कि कॉर्नर पर। मतलब जब लीगेंड एक्चुअली में बनते हैं, अभी मैं आपको बना के बताऊंगी स्ट्रक्चर में क्या कह रही हूँ, कौन कहाँ पर बनते हैं, ये आपको समझना ज़रूरी। पहले मैं आपको सारे बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने बनाए थे, ये कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें, ये हम बना लेते हैं इसके। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक आपको? अगर कंफ्यूजन होगा तो आप बोलते चलो। आप जितनी जल्दी कमेंट करते होगे ना, मैं उससे जल्दी रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं आप लोगों का कमेंट नहीं देखती हूँ, पूरे टाइम देखती रहती हूँ। तो ये हमारे डी ऑर्बिटल का कैटेगराइजेशन हो गया। अब आप जानते हैं ये बनता कैसे है। देखो, ये एक बन गया, हमने बना दिए डी एक्स वाई पर, ठीक है। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। ये कांस्टेंट नहीं है, ये मैं मेरी मर्जी में कहीं भी कुछ भी बना सकती हूँ, ठीक है। दूसरा आप बनाते हैं डी वाई जेड, ठीक है। इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया, ठीक। और अब तीसरा वाला जो है ये हमने बना दिए, ये हो गया एक एक्स, ये हो गया जेड, ठीक है। चौथा कहाँ पे बनता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कहाँ पे बनता है? ये बनता है। अब हो गया डी जेड स्क्वायर, एक ही एक्सिस पर घूमता है ये, ठीक है, अपने ही एक्सिस पे, डी जेड स्क्वायर। अब आप देखिए, यही पांचों ऑर्बिटल हम डी के बनाते हैं। इस पे आप प्लीज, आपको याद ही करने की जरूरत नहीं, इसको आप याद मत करो कि एक्स यहाँ पर रखना है तो वाई यहाँ पे रखना है, जेड यहाँ रखना है। तो यहाँ पे आप ये एक्सिस जो है आप कहीं पर भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ एक वाई लिख लो, यहाँ एक्स लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो तीनों आपको सेम दिख रहे हैं, बस इसके एक्सेस आपने अलग अलग बनाए हैं कि कौन कहाँ पर है। अब इनमें से आपको पता है कि कौन कहाँ पर है और कौन कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से 2 एक्सियल हैं। एक्सियल है कैसे पता चल रहा है मुझे? मैंने याद नहीं किया, मैंने कुछ भी याद नहीं किया, मैंने रटा नहीं है, देखो, ठीक है। आपको रटना नहीं है, हमको दिख रहा है कि जो ये वाले हैं ये तो भाई किस में बने हैं? एक्सेस पे बने हैं। ये भी एक्सेस पे बना है, राइट। तो इसको हमने क्या बोल दिए? ये कौन सा है? ये एक्सियल है, राइट। ये है क्या? एक्सियल, ठीक है। और ये जो बाकी 3 बचे हुए हैं ये कहाँ पर बने हैं? ये एक्सेस पे नहीं है, आपको दिख रहा है ये एक्सेस है, ये एक्सेस पर नहीं बने हैं, लो एक्सेस पर नहीं बने। तो ये क्या हो गए? नॉन एक्सियल। आपको याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। हर चीज़ों को आपको रटना नहीं है कि आप बैठे पढ़े हैं, रटे पढ़े हैं। तो ये नॉन एक्सियल हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको? हमको कुल मिला के ये समझना है कि जब आप एनसीईआरटी बुक उठा के पढ़ोगे तो उसमें आपका स्फेरिकल टर्म आएगा, उसमें आपका ऑक्टाहेड्रल टर्म आएगा। आपको नहीं पता है स्फेरिकल क्या है, मैं 110% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आप कमेंट करके बोल सकते हो मुझे ये बात, ठीक है। हमको यही चीज़ समझना, अगर हमको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि लीगेंड कैसे मेटल को अप्रोच, क्या बनाइए, दिवाली की रंगोली नहीं है, ये बना एक्सेस, ठीक है। ये एक्सियल बनाया मैंने, ठीक। अब मैं नॉन एक्सियल बना रही हूँ। बीच में रहता है आपका मेटल, राइट। ये सारे क्या हैं? ये हैं, बोलते चलो रे भाई, ये सारे हैं ऑर्बिटल्स। क्या है ये? और क्या है? ऑर्बिटल्स, राइट। और बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है मेटल। हमने इसी डायग्राम में दोनों चीज बना दी, हमने एक्सियल भी बना दिए
हमने नॉन एक्सियल भी बना दिए। मतलब कि ये जो ग्रीन कलर से बना है वो आपका है नॉन एक्सियल, दिस ग्रीन वन इज योर नॉन एक्सियल। ये हमारा कुल मिला के बन गया पूरा डी, हमने डी ऑर्बिटल बना दिए। क्या बना अपना, ये अपना डी ऑर्बिटल बना है, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं ऑर्बिटल में, कौन रहते हैं, ऑर्बिटल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अग्रीड, सब में नहीं बना रहे हैं, सब में मान लो, चलो नहीं तो तुम लोग बोलोगे एक साइड नहीं है। ओके, कलर चूज कर करके बना रहे हो, ठीक है। ये लीगेंड हो गया। अब यहाँ से आपको समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। ये लीगेंड हो गया, ये मेटल हो गया। आपको पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या, अपन पढ़ क्या रहे हैं, मेटल और लीगेंड का जब से इंटरेक्शन ही पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये लीगेंड यहाँ पर अप्रोच करेगा, CFT आप यही है, यहीं पे आपको समझना है। जब अभी लीगेंड क्या है, बहुत दूर है मेटल से, ये लीगेंड है, ये सॉरी ये मेटल है, ये ऑर्बिटल है आपका डी ऑर्बिटल, और ये क्या है, लीगेंड है। अभी ये क्या है, बहुत दूर है, तो इसको हम बोल देंगे, अभी कौन सी कंडीशन है, अभी है ये फार, ठीक है। ये फार फील्ड बोल दो आप इसको, सबसे अच्छे फार फील्ड है, ठीक है, अभी दूर है ये। तो जब ये लीगेंड मेटल ऑर्बिटल से, ठीक है, जब बहुत दूर रहता है, तो जब ये दूर रहता है तो इसकी कृपा सब पर बराबर बरसती है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। जब लीगेंड इस ऑर्बिटल से दूर रहता है तो इसकी कृपा जो है सब पर एक बराबर बरसती है। कहने का मतलब है मेरा, मान लो कि सन है, ठीक है। सन की लाइट ऐसा तो नहीं किसी पे कम किसी पे ज़्यादा पड़ रही है, सब पर एक बराबर पड़ती है। क्यों ऐसा, क्या रीज़न है, आप इसका रीज़न क्या दोगे, आपसे पूछेंगे कि सन की लाइट सब पे बराबर क्यों पड़ रही है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सन आपसे बहुत दूर ही पर है। जो भी चीज़ आपसे दूर रहती है वो क्या करती है, वो एक इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अपनी कृपा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपनी लाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है सब जगह पर, ठीक है। जैसे आप देख रहे होगे कि गाड़ी आती रहती है दूर से, बहुत दूर से आपको कोई कार आते हुए दिखती है, और उस कार की लाइट जो है वो पूरी स्प्रेड दिखती है चारों तरफ, ठीक है, कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे तो फोकस करती नहीं है। तो जब लीगेंड बहुत दूर था डी ऑर्बिटल से, तो उसका जो इफेक्ट था सब पर, वो सब पर एक बराबर पड़ रहा था। मतलब कि उसका इफेक्ट एक्सियल पर भी उतना ही पड़ रहा था, उसका इफेक्ट नॉन एक्सियल पर भी उतना ही पड़ रहा था। क्लियर है बात, यहाँ तक मैंने क्या बोली आपको। यही जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट पड़ रहा है ना, अब ये जो इफेक्ट पड़ रहा है इतने दूर से, ये यहाँ से लीगेंड का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन लोगों को झटका लग जाता है कि अरे भाई लीगेंड आ गया। लीगेंड के आने की वजह से इनमें क्या हो जाता है, शॉक लग जाता है इन लोगों की, लीगेंड है यहाँ पर। ये जो फील्ड क्रिएट हो जाती है इतने दूर से, जो दूर वाली फील्ड क्रिएट हो जाती है, इस फील्ड को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड। किसी को नहीं पता क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल आप चैप्टर पढ़ रहे हो आपको पता ही नहीं क्रिस्टल फील्ड है क्या। क्रिस्टल फील्ड क्या है, फार फील्ड, फार फील्ड को ही क्रिस्टल फील्ड बोलते हैं। ये दूरी की वजह से ये एक प्रकार का क्या बना लेता है, स्फीयर बना लेता है। ये टर्म अब भी आएगा जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, आपको पता है, दिमाग छोड़ जाओगे फिर, ठीक है। ये क्या बना लेता है, एक प्रकार का स्फीयर बना लेता है, ठीक है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। तो आप ये बोलो कि ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उसका बनने का कारण ये है कि लीगेंड बहुत दूर है, इसीलिए वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो एक प्रकार से हो क्या रहा है, एक प्रकार से रिपल्शन ही हो रहा है, ठीक है, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन, राइट। तो मतलब कि ठीक है, रिपल्शन हो रहा है। क्लियर, अभी 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 बात क्लियर नहीं हुई। अब देखो, जैसे जैसे लीगेंड पास आता जाएगा, किसके, मेटल के, यहाँ पे तो बीच में मेटल बैठा है और उसके आसपास कौन बैठे हैं, उसके ऑर्बिटल बैठे हैं। तो जैसे जैसे वो मेटल के पास आता जाएगा, उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा। बात सही है गलत, ठीक है। लीगेंड जैसे जैसे पास आना शुरू किया, उसके बीच का क्या बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। अट्रैक्शन किसका बढ़ा, लीगेंड और मेटल के बीच में, बिल्कुल एक एक वर्ड टू वर्ड चलो। अट्रैक्शन बढ़ गया किसके बीच में, मेटल के बीच में और लीगेंड के बीच में, राइट, ओके। अब मैं आपसे पूछूं रिपल्शन कहाँ पर हो रहा है। अब जैसे देखो, सॉरी, यहाँ पर जैसे जैसे ये पास आया अट्रैक्शन बढ़ता गया। तो भाई जब अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ये जो ये वाले हैं, इनको रुको, ये जो ये है, इनमें क्या होगा, इनमें भी तो रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन। भाई जितने पास वो एक्सियल के आ रहा है, एक्सिस के वो जितने पास आता जा रहा है, ये एक्सिस है, ठीक है,
एक्सिस के पास है, लिगेंड जो है वो एक्सिस के पास आता जा रहा है, तो जो यहाँ पर हैं जो उससे ठीक 45 की एंगल की दूरी पर हैं उनके बीच का भी तो रिपल्शन बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन, मतलब कि जितना अट्रैक्शन बढ़ेगा रिपल्शन भी बढ़ता जाएगा, मोर द अट्रैक्शन मोर विल बी द रिपल्शन, ऐसा स्टेटमेंट मुझे बोलना चाहिए। हालांकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलूंगी तो आप कुछ और समझोगे, तो सीधे सिंपल से समझ लो कि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा। क्लियर। तो हमने क्या बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि जब लिगेंड पास आ जाएगा, जब लिगेंड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, जब लिगेंड क्या आ गया और पास आ गया इन द सेंस नियर आ गया। अब लिगेंड कहाँ पर आ गया, नियर आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया नियर फील्ड, पहले फार फील्ड था और अब क्या लिख दिया मैंने, नियर फील्ड, ठीक है। जब लिगेंड पास में आ गया तो क्या हो गया इनके बीच में क्या हो गया भाई, इनके बीच में हो गया अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इज क्रिएटेड। ठीक बात, तीनों टर्म क्लियर हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जब लिगेंड दूर था तब उसकी कृपा सारे ऑर्बिटल पर एक बराबर थी, मतलब उसका जो इफेक्ट था वो सब पर एक बराबर था। तो वो क्या बना रहा था, स्फीयर बना रहा था। क्या बना रहा था, स्फीयर बना रहा था। भाई इस पे भी इफेक्ट सेम है, इस पे भी इफेक्ट सेम है, इस पे भी इफेक्ट सेम है, सब पे इफेक्ट सेम है, ठीक है। तो सब पर उसका इफेक्ट एक ही जैसा था, कोई डिफरेंस नहीं था, राइट। लेकिन जैसे 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 लिगेंड पास आता गया तो उसका अट्रैक्शन मेटल के साथ क्या हो गया, बढ़ता गया। तो जब उसका अट्रैक्शन मेटल के साथ बढ़ा लिगेंड का पास आने पर, नियर आने पर, तो जो उसके नॉन एक्सियल पार्ट पे है उनके बीच का रिपल्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिपल्शन भी बढ़ जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन कि क्रिस्टल फील्ड क्या होता है, आपने पूरी क्रिस्टल फील्ड केमिस्ट्री पढ़ ली है, आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ ली, क्रिस्टल फील्ड होता क्या है, क्रिस्टल फील्ड होता है स्फीयर। ये जो स्फीयर स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फार फील्ड में, इसी को क्रिस्टल फील्ड बोला जाता है, दैट्स ऑल। क्लियर। सो व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड, the spherical structure formed in the far field is known as crystal field। बात खत्म, ठीक है। अब बहुत अभी बात खत्म नहीं हुई, देखो मतलब कि अब हम आ जाएं मुद्दे पर। अब आपसे पूछा जाएगा कि अट्रैक्शन कहाँ पर होता है, रिपल्शन कहाँ पर होता है, क्योंकि मैंने आपको इंटरेक्शन पढ़ाया कि दो प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं। हालांकि इसको बहुत जगह इस इंटरेक्शन को प्राइमरी और सेकेंडरी इंटरेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। हमने इंटरेक्शन पढ़े कि भाई दो प्रकार के इंटरेक्शन। तो ये जो अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है मेटल लिगेंड के बीच में। ध्यान से सुनिए। अब आप सोचोगे रिपल्शन कौन सा है, उसके पड़ोसी क्या हो रहा है, वो भी तो उससे क्या हो रहा है, जी नहीं, बिल्कुल गलत। तो अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, मेटल और लिगेंड के बीच में हो रहा है। कब 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 कब, ये आंसर आपको देना पड़ेगा, कौन से फील्ड में, नियर फील्ड में। जब लिगेंड पास आ जाता है मेटल के तब जाकर ही अट्रैक्शन होता है, जब वो दूर रहता है तब तो होता नहीं है, ठीक है। और अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि रिपल्शन कब होता है, क्योंकि हमने पढ़े थे कि अट्रैक्शन भी करता है और रिपल्शन भी करता है लिगेंड। तो रिपल्शन कब होता है, रिपल्शन भी होता है मेटल में, लेकिन मेटल के ऑर्बिटल में होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अट्रैक्शन होता है मेटल और लिगेंड के बीच में, मतलब जो बीच में आपने रेड वाला मेटल बनाए थे डायग्राम में वो। और रिपल्शन किसके बीच में होता है, रिपल्शन होता है मेटल के ऑर्बिटल्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मेटल के ऑर्बिटल में और लिगेंड में, इनके बीच में होता है रिपल्शन, ठीक है। और ये कौन सी फील्ड में होता है, ये फार फील्ड में होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है मैं भैया मैं क्या बोलूँ भगवान, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कि कहाँ पर रिपल्शन होता है, कहाँ पर अट्रैक्शन होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कभी भी लिगेंड दूर रहे, कभी भी लिगेंड जब दूर रहते हैं, फार फील्ड में रहते हैं, तो रिपल्शन होता है। और कभी भी लिगेंड जब पास में आने लगते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और यही अट्रैक्शन स्प्लिटिंग कॉज करता है, ठीक है। मतलब कि ये एक चीज मैं और आपको बोलना चाहूंगी कि अट्रैक्शन ये जो है इसको प्राइमरी और सेकेंडरी टर्म भी यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक है। प्राइमरी इज मेजर, सेकेंडरी इज माइनर। प्राइमरी आपका कौन सा है, प्राइमरी आपका अट्रैक्शन वाला कंडीशन है, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच का। और सेकेंडरी आपका है ऑर्बिटल और लिगेंड का, ठीक है। इसको आप मत करो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी 12th में, ठीक है। आप इतना याद रखो। तो इतना आप समझ लो कि मोर द अट्रैक्शन मोर विल विद द रिपल्शन। पहले इस स्टेटमेंट को लिख देती हूँ मैं, ओके। मोर द अट्रैक्शन मोर विल विद द रिपल्शन, ओके।
अब एक चीज़ और अब हम सबसे अच्छा लिख देते हैं कि जो दो फील्ड क्रिएट होती है, लेट्स राइट, दो फील्ड क्रिएट होती है जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को। टू फील्ड्स आर क्रिएटेड व्हेन लिगेंड अप्रोच द मेटल, व्हेन लिगेंड फार फील्ड और नियर फील्ड। इसको बहुत ध्यान से समझो। जब फार फील्ड मतलब कि जब लिगेंड रहेगा, मतलब लिगेंड जब सूरज का काम कर रहा होगा, सन का, ठीक है, तब कैसी सिमेट्री होगी? स्फेरिकल सिमेट्री। ये आएगा जब एनर्जी डायग्राम बनाओगे। आपके एनसीईआरटी बुक में जो एनर्जी डायग्राम बना है वहाँ पे देखना, आप लिखा है स्फेरिकल सिमेट्री। आपको समझ ही नहीं आया होगा, आप हवा में देख रहे होगे स्फेरिकल दिया, तो स्फेरिकल सिमेट्री बनेगी। वो जो ब्लू कलर का मैंने बनाया स्फीयर जैसे, ठीक है। और यही जो स्फेरिकल सिमेट्री है, और यही जो स्फेरिकल सिमेट्री है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये स्फेरिकल सिमेट्री रिस्पॉन्सिबल होती है एक्साइटेशन, ओनली एक्साइटेशन, ऐसा बोलना, ये एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये ऑर्बिटल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करवाती है, ओनली एक्साइटेशन। आई शुड राइट ओनली एक्साइटेशन, ओनली लिखते हो ना बैंक में पैसे निकालते हो, ओनली, वही वाला ओनली है, ठीक है। नियर फील्ड क्या करती है? नियर फील्ड का काम है, नियर फील्ड कौन है? नियर फील्ड है ऑक्टाहेड्रल, मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा, नियर फील्ड का काम है सिमेट्री देने का, ठीक है, ऐसा बोलो आप। तो नियर फील्ड कौन है? ऑक्टाहेड्रल है। ये क्या करती है? ये स्प्लिटिंग करती है। जैसे ही लिगेंड पास आ जाता है तो क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर वो पास नहीं आता तो स्प्लिटिंग नहीं होती। क्लियर है? अब जैसे देखो मैं आपको बता रही हूँ, आप अभी एनर्जी डायग्राम बनाऊंगी तब, ओके। अब आप समझो सीधा सीधा एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना होता है। हमको समझ में नहीं आता एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब आपको एनर्जी लेवल डायग्राम पूरा समझ में आएगा। अब तक जो सिर्फ आप लाइन खींच खींच के पढ़ते थे ना, देखिए डी ऑर्बिटल है ये, 1 2 3 4 5, राइट। क्या बनाया मैंने? ये मैंने बना दी डी ऑर्बिटल, साथ साथ समझते चलिए, ठीक है। ये डी ऑर्बिटल का हमने ग्राउंड स्टेट बनाया है, क्लियर, ओके। ये डी ऑर्बिटल का एक्साइटेड स्टेट बना दिया हमने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ना। ये भी डी ऑर्बिटल है। अब ये डी का हमने कौन सा स्टेट बना दिया? ये हमने डी का एक्साइटेड स्टेट बना दिए हैं, ठीक है। क्या बना दिए हमने? एक्साइटेड स्टेट बना दिए हैं, ठीक। तो शुरू में क्या होता है, स्टार्टिंग में सुनो, जब भी आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। जब भी आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो तब पहले हम ग्राउंड स्टेट बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। क्यों होती है बता रहे हैं आपको। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज का सिंबल है स्टार्टिंग। शुरू में एनर्जी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होने लगती है, इंक्रीज हो रही है एनर्जी, ठीक है। आपको इंक्रीज होते हुए एनर्जी दिख रही है, पर एक्चुअली में इंक्रीज हुई नहीं है, ठीक है। इंक्रीज होते हुए दिख रही है, क्यों? अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए 5, ठीक है, ये 5 लोग खड़े हुए, सबके सब एक जैसे, कोई कोई भेदभावना नहीं भाई, सब एक जैसे। यहाँ पे कोई एक हट्टा कट्टा ऐसा दिख रहा है तुमको, पर ये हट्टा कट्टा बंदा आया, ठीक है, दौड़ लगाता हुआ आ रहा है। ये इसके हाथ में है बंदूक, ठीक है। ये इसके हाथ पे कुछ भी है, डंडा है या कुछ भी बोल रहे यार, तुम बंदूक लेके नाचने लगोगे नहीं तो। ये क्या कर रहा है? ये लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ठीक है। और ये कोई गुंडा इंसान आ रहा है, ठीक है। अभी अभी ये इनसे बहुत दूर है, इनके बीच का डिस्टेंस देखो, इनके बीच का डिस्टेंस देखो, ठीक है, बहुत दूर है। डिस्टेंस क्या है? दूर है। ये दूर से बोल रहा है मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। इसने क्या बोला इन लोग को? मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो जैसे ही इसने बोला इनकी हालत हो गई खराब, ठीक है। जैसे ही इसने बोला कि मैं तुम लोग को मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, तो इनकी हो गई हालत खराब हो गई कि भाई हम लोग को मार देगा पांचों के पांचों को। अब ये सारे अपने फॉर्म में आ गए। पहले तो ये सब के सब नॉर्मल थे, मजे में थे, नाच रहे थे भाई। जैसे इसको देखे इसने बोला कि मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, अब ये भी उसमें आ गए कि भाई ऐसे थोड़ा नहीं हम लोग मार खा जाएंगे। तो इन लोग भी क्या करने लगे? इन लोग तैयारी में आ गए कि हमको इससे लड़ना है। तो पहले इन लोग कहाँ थे? पहले इन लोग ग्राउंड स्टेट में थे, ठीक है। डी ऑर्बिटल है इन लोग, ठीक है, डी। इन लोग सब पहले ग्राउंड में थे। जैसे ही इसको देखे इन लोग सबके सब किस में आ गए? एक्साइटेड स्टेट में आ गए। ये आ गए एक्साइटेड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट हमने ड्रॉ कर दिए, मतलब कि उनकी एनर्जी बढ़ गई।
उन लोग ने अपना विल पावर बढ़ा दिए कि भाई ऐसे कैसे हम लोग को करेगा, मारेगा भाई, ठीक है। ये एनर्जी इन लोगों ने क्या कर ली है, शुरू में इंक्रीज कर ली। हम भी तैयारी के साथ, इसने बोला कि मारेंगे, छोड़ेंगे, तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, तो इन लोग सारे के सारे तैयारी में, भाई हम ऐसे थोड़ा नहीं मार खाएंगे, तो तैयारी कर रहे हैं इन लोग भी। तो इन लोग कहाँ पहुँच गए, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए। अब जब बात क्लियर हुई, जब ये बंदा, ये जो यहाँ पे खड़ा था, जब ये और पास आया, ठीक है, ये पहले तो बहुत दूर था, मान लो ये पहले ये आप बोल लो कि कुछ नहीं तो कम से कम जब दूर था तो इनको लगा पांचों के पांचों मार खाएंगे। जब पास में आया तो इनको इसने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे तुम लोग तीनों से मतलब नहीं है, मैं किसको उड़ाने वाला हूँ, मैं इसको और इसको उड़ाने वाला हूँ, ये स्पेसिफाई कर दिया इसने, ठीक है। जैसे ही इसने ये स्पेसिफाई किया कि ये दोनों उड़ेंगे, तो ये तीनों को सांस में सांस आ गई, ठीक है, भैया बच गए हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो अपनी एनर्जी इतनी बढ़ा के रखे थे इन लोगों ने, पांचों के पांचों की एनर्जी क्या थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ठीक है, सबकी एनर्जी क्या हुई थी, बढ़ी हुई थी। जब इनको पता चला कि हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, ये 2 मिनट में, ये काम है भारत के लोगों का, 2 मिनट में सरेंडर, सारे के सारे ने 3 जो बचे हुए थे वो नीचे आ गए, बोलते भाई ठीक है, हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हम फालतू में इतने परेशान हो रहे थे। और ऊपर जो बाकी थे, जिनको मालूम है कि हम मार खाने वाले हैं, तो अपनी एनर्जी को वो क्या करेंगे, अब जो इनकी एनर्जी है, जो 3 जो अपनी एनर्जी इकट्ठा करके रखे थे, ये अपनी एनर्जी किसको दे देंगे, ये बाकी 2 को दे देंगे, ठीक है। इसी को, ये जो 2 जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये जो 2 अलग अलग हो गए हैं, इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि इन लोगों ने, ये जो नीचे आए हैं, जिसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट वाइज T2G, और जो ये है ये EG, यहाँ पे D जो है आप पढ़ते हो ना कि जो D है वो स्प्लिट हो गया, ठीक है, डी ऑर्बिटल क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आके स्प्लिट हो गया। किसमें, ये स्प्लिट हो गया T2G में, और ये हो गया EG में, ये 2 फॉर्म में स्प्लिट हो गए। और जब ये स्प्लिट हो गए, तो अब जब इनको मालूम है हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है, तो ये जो है नीचे T2G, वो अपनी एनर्जी किसको दे देंगे, EG को दे देंगे। तो जब EG को दे देंगे तो ये हायर स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक क्रिएट हो जाएगा बीच में बैरी सेंटर, इसको बोलते हैं क्या, बैरी सेंटर, BARY, बैरी। एक एनर्जी का डिफरेंस आप बोल सकते हो क्रिएट हो गया, बैरी सेंटर क्रिएट हो गया। यहाँ से यहाँ तक का अलग, यहाँ से यहाँ तक का अलग, बैरी सेंटर, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिए, इसको हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसने क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया एनर्जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं इनको, ठीक है, इसको बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट, राइट, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है आप लोगों को, आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, डेल्टा, क्योंकि ये अपन ऑक्टाहेड्रल के लिए बना रहे हैं, तो डेल्टा O बनाते हैं अपन, ठीक है। O इंडिकेट करता है फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इनके बीच का स्प्लिटिंग, इनके बीच की कितनी स्प्लिटिंग हुई, आप किससे शो करते हो, डेल्टा O। ये जो इतना है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, देखो अब ये आप चीज़ हमेशा निकालते रहते हैं बट आप कंफ्यूज रहते हैं। कुल मिला के कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल, क्लियर है, 5 ऑर्बिटल्स हैं। 5 ऑर्बिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। एक तो आपका ये क्या है, 3 है यहाँ पर, और ऊपर क्या है 2, मतलब कि कैसा रेशियो बना है ये, 3:2 ऐसे ही बना है, मतलब कि 3 डिवाइडेड बाय 5, अरे भाई ये 1 2 3 और कुल मिला के 5 थे, 5 में से 3 यहाँ आ गए, तो 5 में से 3 यहाँ आ गए, तो 3/5, और इसको लिखेंगे अपन 2/5, ठीक है। इनको कर दो क्या, क्रॉस, इसको यहाँ, ठीक है। तो जब ऐसा कर दोगे तो ये 3/5 को आप लिखेंगे ऊपर डेल्टा O, और 2/5 को लिखेंगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं डेल्टा O, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने जो भी समझा था अभी तक, जो ऑर्बिटल डायग्राम हम बना रहे थे, और मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम बना के समझा रही थी कि जो स्फेरिकल वाला टर्म है, तो यहाँ तक मतलब ये जो एक्साइटेशन हो रहा है, ये जो एक्साइटेशन आप पढ़ रहे हैं, ये जो एक्साइटेशन है, ये एक्साइटेशन कहाँ तक वाली कंडीशन थी, स्फेरिकल सिमेट्री। अभी ये आपकी जो NCERT टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा है। अभी इस डायग्राम को मैं फिर से साफ सुथरे तरीके से बना रही हूँ, स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ रिपल्शन, ठीक है। हमने आपको क्या पढ़े थे, हमने आपको
क्या बताया था कि जो फार फील्ड रहती है वो क्या क्रिएट करती है, रिपल्शन क्रिएट करती है, जो स्फेरिकल सिमेट्री है। उसके बाद यहाँ पर आकर जब वो लिगेंड कहाँ आया, लिगेंड नियर आ गया, पास आया, जब यह नियर फील्ड, ये नियर हो गई, नियर फील्ड आई, जब पास आया तभी तो पता चला ना कि ये 2 को उड़ाने वाला, बाकी को नहीं उड़ाने वाला है। तो यहाँ पे थी नियर और यहाँ पे क्या थी, फार, फार फील्ड। ठीक है, तो नियर आके उसको पता चला कि भाई अब स्प्लिट होना पड़ेगा मुझे 2 फॉर्म में। ठीक है, तो नियर फील्ड क्या करती है, स्प्लिटिंग करती है, और फार फील्ड क्या करती है, ओनली इट कॉजेस एक्साइटेशन। फार फील्ड क्या करती है, एक्साइटेशन क्रिएट करती है। जब तक लिगेंड दूर रहेगा हमको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ एक्साइटेशन क्रिएट कर रहा है, बट जब वो पास आया तो मामला क्लियर, और यहाँ पर क्या हो गई, स्प्लिटिंग। तो नियर फील्ड क्या करती है, स्प्लिटिंग कॉज करती है, फार फील्ड एक्साइटेशन कॉज करती है। क्लियर है। इसके बाद से कोई भी डायग्राम को आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैं इसको और साफ सुथरे तरीके से आपके लिए अच्छे से समझा दे रही हूँ कि आपको कभी भी आज के बाद, आप कभी भी आपको डी ऑर्बिट, आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने आए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाने आएगा, आप इजीली इस चीज़ को बना सकते हो। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप से इस आंसर को लिख सकते हो कि आपको जो भी मैंने समझाया है आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको इसमें रटना क्या है मुझे बताइए। आप लिख रहे हो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको ये डायग्राम ही बनाना है, बस डायग्राम बना के आपको लिखना है बस उसमें कि बैरी सेंटर कहाँ पर है, किसके कितनी वैल्यू है, खत्म बात। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, अब इसमें आप क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। बुक में इतना लंबा लिखा है क्योंकि बुक आपको समझाना चाह रहा है कि जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल के पास तो ये जो पांचों के पांचों ऑर्बिटल है, एक्सियल और नॉन एक्सियल वाले जो है, ये स्प्लिट हो जाते हैं 2 फॉर्म में। ठीक है, हर जगह आप यही पढ़ते आए हो कि स्प्लिट हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो क्यों स्प्लिट हो जाते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों स्प्लिट होते हैं, किसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी जिसकी कम होती है, देखो कितनी इनके बीच में कोऑपरेशन है। उसको लगा कि ठीक है अब हमारे पास तो एनर्जी का काम है नहीं, हमसे लड़ाई करेगा नहीं, तो पूरी एनर्जी ले जाके बाकी 2 को दे देते हैं जो एक्सियल वाले हैं। तो नॉन एक्सियल वाले अपनी एनर्जी किसको देते हैं, एक्सियल वाले को देते हैं, इसीलिए नॉन एक्सियल नीचे आ जाते हैं, मतलब 3 उसमें T2G फॉर्म में आ जाते हैं, वेयर एज द अदर वन EG वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। या भाई आप तो त्रिकोणाएं हम भी मिल। अब मैं आपको साफ सुथरे तरीके से आपके लिए बना दे रही हूँ। अब आपको कैसे एग्जाम में बनाना रहता है, ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आप एग्जाम में कैसे बनाते हो। आप एग्जाम में बनाते हो कुछ इस तरह से। ये डी ऑर्बिटल का ग्राउंड स्टेट बना दिया। इसमें याद कहाँ करना पड़ेगा आपको, आप बताओ क्या याद करोगे आप इसमें, कुछ याद करने लायक? वैसा थोड़ा नहीं कि यहाँ से वहाँ सिमेट्री बन गई तो मैम मार्क्स नहीं देगी, ऐसा तो कोई नहीं है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ सी, अब देखो ये अपन क्या बना रहे हैं यहाँ पर, ये ग्राउंड स्टेट बना। अब आपकी बुक में साफ साफ लिखा है, एनसीईआरटी की बुक खोलना धोखे से, जब एनसीईआरटी की बुक खोलोगे ना, आपके पेज नंबर 132 पार्ट 2 की बात कर रही हूँ, सॉरी पार्ट 1 की बात कर रही हूँ मैं। पेज 132 खोलोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, उसमें आपके लिए डायग्राम बना है जहाँ पर लिखा है मेटल डी ऑर्बिटल, सब लिख दिया वहाँ पे DXY DXZ, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डी लिख दिया है। यहाँ पे डी के 5 फॉर्म आप सबको पता ही है कौन कौन से। अब यहाँ ये ग्राउंड स्टेट है, अब ये कहाँ पे जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। कहाँ जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में, रिकॉल करिए, ठीक है। अब उसी एक्साइटेशन जो बना है यहाँ पे 5 लाइन आपके लिए खींची हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा है एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। यही मैं आपसे कह रही थी कि ये टर्म आएगा, क्रिस्टल फील्ड, ये लिखा है आपकी बुक में। और आपको मैंने बता दिया है कि ये जो स्फेरिकल फील्ड है ये कब बनती है, स्फेरिकल फील्ड कब बनती है भाइयों और मेरे प्यारे भैयों। और स्फेरिकल फील्ड कब बनती हैं डियर स्टूडेंट्स, स्फेरिकल फील्ड बनती है फार फील्ड, जब सूरज आपसे बहुत दूर है, उसको नहीं मालूम है और वो सबको बराबर लाइट देता है, ठीक है, तब बनती है स्फेरिकल फील्ड। मतलब कि फार फील्ड में क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट से सीधे क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गया। ग्राउंड स्टेट से क्या हो गया, एक्साइटेड में चले जाते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइटेड स्टेट में चले गए ये पूरे। तो स्फेरिकल फील्ड या फार फील्ड इट क्रिएट्स एक्साइटेशन, ठीक, ये आपके बुक में लिखा है। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड पर आप ध्यान नहीं देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर गेम चेंज, यहाँ पर क्या हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि भाई
हम पांचों के पांचों सेम है। पहले तो इन्होंने अपनी एनर्जी खूब जबरदस्त बढ़ा के रखी थी, मार देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ठीक है, पांचों के पांचों। जब पता चला कि हम लोग सेफ हैं भाई, 3 को पता चल गया वी आर एब्सोल्युटली सेफ, ठीक है, इनको पता चल गया कि हम तो भाई बिल्कुल सेफ, ठीक है, इन दोनों की शामत आई। तो फिर क्या करेंगे ये, जैसे इनको पता चला कि हम लोग सेफ हैं तो इन लोग अपनी जो एनर्जी है, ठीक है, इन लोग अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं, इन दोनों को दे देते हैं। और यहीं पर जैसे ही लिगेंड पास आता है क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग, यहाँ पे हो जाती है स्प्लिटिंग, राइट, स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग हो जाती है तो ये बन जाता है 2 यहाँ, और जैसे 3 यहाँ आते हैं अब इनको लगता है हमारे पास एनर्जी का काम नहीं भाई, एनर्जी इसको दे दी है, जब इसको दिए तो ये हायर स्टेट में चला गया, ऊपर चला गया, डेल ओ, ठीक है। बीच में क्या बना दो, बीच में बना दो बेरी सेंटर। क्या कंफ्यूजन है इसमें, सोचो कितना सड़ा है आपके लिए, बेरी सेंटर, ठीक है, आपकी बुक में लिखा है साफ साफ बेरी सेंटर, ठीक। ज़्यादा खुश हो, आपको लगे कि अरे मैडम खुश हो के ज़्यादा नंबर दे दे मुझे, तो आप उसमें बहुत कुछ अभी ऐड कर सकते हो। यहाँ तक आपने बहुत सही लिख दिए हैं, ठीक है, बहुत इतना। अब देखो मैंने आपको अभी क्या समझाया था, फिर से एक बार बता दे रही हूँ। ये जो आप निकालते हैं बीच में दोनों का एनर्जी डिफरेंस, यहाँ पर कैसे बताया था मैंने आपको, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं डी में, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ऊपर 2 नीचे 3, तो इसको हम लिख देते हैं 3:2, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब कि 3/5, इसको हमने लिख दिए 2/5, ठीक है। ये हो गया क्रॉस 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 मल्टीप्लीकेशन, तो जहाँ पर 2 है वहाँ पर ऊपर चला जाएगा 3/5, और उल्टा जहाँ पर 3 है वहाँ पर हो जाएगा 2/5, ले लो, ठीक है। ऐसे करके हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, बीच वाले को बोलते हैं बेरी सेंटर। ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी मैंने कल आपको समझाया था, ठीक है। और स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, ये दूसरा टर्म लिखा है आपके बुक में इस डायग्राम के नीचे, ठीक है। ये तो लिखा है, ये क्यों हुआ, एक्साइटेशन किसके वजह से हो रहा है, जो स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड बन रही है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है नियर फील्ड के वजह से, ठीक है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैंने आपको बताया है, स्प्लिटिंग स्टार्टिंग देयर विल बी फार फील्ड, इट विल ओनली एक्साइट, और फिर क्या होगा, इन नियर फील्ड एनर्जी विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो आपकी बुक में लिखा है, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, यहाँ पे क्या हो गई, ये स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग किसकी, डी ऑर्बिटल की। ये डायग्राम है आपका किसके लिए, ये डायग्राम है आपका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए, ये बनाने को आता है आपको। मैंने जो इसके पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाई हूँ कि कब ये जो गैप है इनके बीच का, कब बहुत ज़्यादा गैप होता है, स्प्लिटिंग कब ज़्यादा होती है, स्प्लिटिंग कब कम होती है, इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होना चाहिए, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, जब वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो स्प्लिटिंग कम होगी, ठीक है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया है ये पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं है आपको। स्टार्टिंग में देयर विल बी अ फार फील्ड, जब फार फील्ड होगा तो क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, मतलब कि ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। जैसे ही नियर फील्ड होगी, मतलब कि जैसे ही लिगेंड पास आएगा, ठीक है, ऑर्बिटल्स के या डी ऑर्बिटल के, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब कि वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछूं मैं कि व्हाट इज स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग क्या है, तो स्प्लिटिंग क्या है, लोअरिंग ऑफ डीजेनरेसी, स्प्लिटिंग के वजह से, स्प्लिट होने की वजह से जो डीजेनरेसी होती है वो लोअर हो जाती है, क्योंकि पहले तो डीजेनरेसी क्या थी, सेम था, अपन बोल रहे थे डीजेनरेट है, मतलब कि सेम है सबकी एनर्जी, बाद में क्या होती है, डीजेनरेसी कम हो जाती है, और दूसरी बात क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाता है कहीं इसमें, एक्साइटेड स्टेट में। हालांकि अपने को दिखता है कि एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, तो वो इसीलिए एक्साइटेड स्टेट को जब आगे आप और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्साइटेड स्टेट है वो एक्चुअली में उसको एक्साइटेड नहीं, उसको स्यूडो एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। दिस इज कंसिडर्ड एज स्यूडो एक्साइटेड स्टेट, ये टर्म आता है, अक्सर आता है, तो इसीलिए इसको स्यूडो एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, स्यूडो, ठीक है। क्योंकि इसीलिए स्यूडो एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है क्योंकि एक्चुअली में वो एक्साइटेड स्टेट था कहाँ, उसको पता कहाँ था वो किसको उड़ाने वाला है, उसको तो पता ही नहीं था किसको मारने वाला है,
तो उसको इसलिए स्यूडो एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो व्हाट इज स्प्लिटिंग? स्प्लिटिंग इज लोअरिंग ऑफ डीजेनरेसी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। सिंपल, ठीक है। सो व्हाट इज स्प्लिटिंग? अगेन आई एम रिपीटिंग, लोअरिंग ऑफ डीजेनरेसी और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ठीक जो तरीका हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए अपनाए हैं, ठीक वही तरीका आपको टेट्राहेड्रल के लिए भी अपनाना है। टेट्राहेड्रल में भी यही कंडीशन है, पर टेट्राहेड्रल में आपको एक चीज़ याद रखना है कि जी नहीं बनता है, ठीक है, जी नहीं ऐड करते हैं। जैसे इसमें T2G ऐड है, मैं एक और वीडियो उसके लिए अपलोड कर दूंगी, टेट्राहेड्रल के लिए भी सोच रही हूँ, बट स्टिल ये उसका एग्जाम है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जी नहीं लगता है। जी इसलिए नहीं लगता है, याद कर लो, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना जो मैं बोल रही हूँ कि टेट्राहेड्रल की कंडीशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। जब आप टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल का? ऐसे ही बनाते हैं अपन। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है कि कहाँ पर मेटल को अरेंज होना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है उसमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो जी सब्सक्रिप्ट है हम नहीं लगाते हैं, उसमें क्या लगता है? T2 लगता है और E लगता है, पहली बात। दूसरी चीज ऑपोजिट हो जाता है उसमें, यहाँ इसमें T2 नीचे है ना, टेट्राहेड्रल में T2 ऊपर चला जाता है और E नीचे चला जाता है। जब ये ऊपर नीचे होगा तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब 2/5 ऊपर चला जाएगा, 3/5 नीचे चला जाएगा। किसमें? टेट्राहेड्रल के केस में। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। करने का तरीका, जो प्रोसेस है मैंने आपको बताई कि लिगेंड पास रहेगा, फिर लिगेंड दूर रहेगा, फिर लिगेंड पास आएगा, बिल्कुल भी सेम रहेगा। बस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपको इतना याद रखना है कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री द स्प्लिटिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट। ऑक्टाहेड्रल में अलग होती है, उसमें अलग हो जाती है, ठीक है। पहली बात तो स्प्लिटिंग इन्वर्टेड होती है, कैसे याद रखो आप, मैं बता रही हूँ। इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड, पहली बात। और स्प्लिटिंग क्या रहती है? स्मॉलर रहती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वट एवर इज लेफ्ट। अब जो भी इसमें बचा होगा आपको टेट्राहेड्रल का अलग से अगर समझना है, और जो भी बचा होगा मैं आपको इसमें अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट दिस इज मोर देन इनफ। अब कोई भी क्वेश्चन आएंगे ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, दो ही आते हैं आपके, स्क्वायर प्लेनर का आपसे पूछा जाता नहीं है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का ही आता है, और हर किसी में भी आंख बंद करके यही बनाना है और यही लिखना है। बस टेट्राहेड्रल के केस में इसको उल्टा कर देना और जी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि सिमेट्री नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री